पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस के पनपने में क्या रुकावटें हायल? नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम क्या अहदाफ का हुसूल मुमकिन? कम लागत के तामीराती मंसूबे, बैंकिंग सेक्टर का किरदार क्या? द्यामीर भाषा डैम की तामीरात सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मुस्बत खबर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अहम तरीन सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे। हाउसिंग फाइनेंस पाकिस्तान में क्यों नहीं पनप सका, इसकी वजह क्या रही, रुकावटें क्या हायल हैं, क्या कुछ कानूनी मसाइल हैं, क्या बैंक्स रिलक्टेंट हैं या बैंक्स रिलक्टेंट नहीं है बल्कि डिमांड ही नहीं है, और अगर डिमांड नहीं है तो फिर डिमांड क्यों नहीं है। लो कॉस्ट हाउसिंग पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे और स्पेसिफिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग पर ही बात होगी। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ जाने का अगर सोच रहे हैं, उनके मंसूबे जहन में क्या हैं और आगे से उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी इस मईशत को आगे ड्राइव करने के लिए जो डिमांड रिक्वायर्ड है वो डिमांड जनरेट होना कब शुरू होगी और कैसे होगी। यानी सप्लाई साइड तो है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तैयार हैं, डिमांड भी जनरेट होगी या नहीं होगी, अफोर्डेबिलिटी का मसला हल होगा या नहीं होगा। बड़े बुनियादी सवाल आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं, इंट्रोड्यूस कराता हूं गेस्ट को। मुदस्सिर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी के CEO और MD हैं। हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद होंगे प्रोग्राम में, और जैगम रिजवी साहब जिनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जो कि टास्क फोर्स है नया पाकिस्तान हाउसिंग की, उसको हेड करते हैं। जैगम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं ये फरमाएगा जैगम साहब कि क्या ये टारगेट अचीव हो सकता है 5 मिलियन होम्स, और जो इस साल का टारगेट है 1 मिलियन का, कहीं दूर तक भी चांस है जैगम साहब इसको अचीव करने का, मुमकिन है? जी देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 2019 में जो आबादी में इजाफा हुआ है ना, वो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ इज 42 लाख प्लस, और 6% पर हाउस होल्ड के मुताबिक 7 लाख घरों की जरूरत 2019 में नए घरों की जरूरत पैदा होगी। तो ये एक चीज तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि ये जब जरूरत पैदा हुई है, और पिछला बैकलॉग हमारा तो 11-12 मिलियन का पिछला बैकलॉग चल रहा है, तो ये तो एक चीज है कि ये फिगर 10 लाख की इज नॉट आउट ऑफ ब्लूज। 7 लाख तो ये है ना जो सिर्फ इंक्रीमेंटल नीड है जी। और फिर अगर आप बैकलॉग को भी 4-5 लाख के हिसाब से भी कवर करना चाहें पिछले अगले 15-20 साल में, तो यू नीड अनदर 5-6 लाख, मीनिंग 10-12 लाख का टारगेट तो बिल्कुल रियलिस्टिक है। अब क्या अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक अलग इश्यू। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इस टारगेट को कोई प्रोसेस स्टार्ट करें तो पहले कुछ हफ्ते में कम होगा। मैं अब जाती तौर पे समझ रहा हूँ कि बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, आई है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में ये काम शुरू हुआ। पंजाब में जो मरकज में जब हम थे तो हमें ये पता था कि लैंड इज अ प्रोविंशियल मैटर, सो सिंस लैंड इज अ प्रोविंशियल मैटर, हाउसिंग इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो ये सूबों ही से बेसिकली काम शुरू होगा। जैसे सिंध में बहुत सी मुश्किलात जो मोहसिन शेखानी साहब आपको बताएंगे कि काम जो होता भी था वो काफी हद तक रुक गया है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की वजह और कुछ जुडिशरी की पॉलिसी की वजह से। तो पंजाब में तकरीबन काम काफी हद तक शुरू हुआ था, लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी आई। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में टास्क फोर्स पर ही उसके चेयरमैन याकूब एजाज साहब हैं, बड़ा तेजी से काम शुरू हुआ। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी एंड अथॉरिटी जो है, उन्होंने 40 शहरों में काम शुरू कर दिया था, 200-300 एकड़ के रेनाला फुट वगैरह में। अब आपको पता है कि जब एक्चुअल हाउसिंग बनानी होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज को बाहर आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट ही चाहिए होती है। पंजाब में इस वक्त आलम यह है कि 5वां हाउसिंग सेक्रेटरी बदला। दैट मीन अगर 18 महीने में हमने एवरेज को 3.5 महीने में हाउसिंग सेक्रेटरी बदल दिया है, तो वो हर नया सेक्रेटरी आगे तो ये कहते हैं लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड, और 3-4 महीने बाद वो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम। दूसरा, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो है उसमें इस वक्त 3रा DG है। दैट मीन उनकी भी एवरेज टेनर 6 महीने नहीं बन रहा है। मैंने इंडिया को स्टडी किया और रीजन को, फॉर एग्जांपल लेबर में मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने जो भी इस हाउसिंग से रिलेटेड ब्यूरोक्रेसी है उनको प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया, और टेनर अपॉइंटमेंट है कि 3 साल से कम अगर आप को हमने नहीं हटाएंगे, बट यू हैव टू डिलीवर, आपकी नेक्स्ट प्रमोशन एवरीथिंग विल बी देयर। ये हमें प्रॉब्लम यकीनन आ रही है। अब मरकज में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जो नेफ्टा जो है बनी है, उसके चेयरमैन है जनरल अनवर। अब वो कई चीजों पे काम तो कर रहे हैं, हमने फैसिलिटेटिंग रोल पे बना दिया, बहुत कुछ किया,
बट एक्चुअल मूवमेंट में उनको भी यही मसले आ रहे हैं कि जी क्योंकि लैंड अल्टीमेटली इज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, तो हमें सपोर्ट करना है प्राइवेट सेक्टर को और उसको एनेबल करना है। इंडिया में मैंने देखा कि यही प्रोग्राम था हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका उन्होंने नाम रखा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, बहुत बड़ा टारगेट था। तो साल डेढ़ बाद 2016 में लॉन्च किया, साल डेढ़ में उनको ये एहसास हुआ कि ये गवर्नमेंट के बस में नहीं है, बहुत सी मुश्किलात, गवर्नमेंट के मंसूबे स्लो ही रहते हैं। तो उन्होंने फिर जो है एक्चुअल प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने मोटिवेट किया। जो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पीटीआई की हाउसिंग पॉलिसी, जो अल्लाह ने मुझे ऑनर दिया था, मैंने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर को पता था कि ये कौन ड्राइव करेगा। ही केम टू कराची, मोहसिन शेखानी साहब आपको तफसील बताएंगे कि ओनली पॉलिसी जो पीटीआई की राइट बाय द प्राइम मिनिस्टर दी देन इमरान खान द चीफ ऑफ द पार्टी वाज ही वेंट टू आबाद हाउस में गए और उन्होंने बड़ा वोकली डिक्लेयर किया कि जो हाउसिंग विल बी ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अभी तक बहुत से वो सपोर्ट मेजर्स जो हैं फॉर वेरियस रीजन नहीं हो सके। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स बनाए। मैं इसलिए आपके सवाल है तो हमें सही, लेकिन मुश्किलात हैं। मैं अगर बात को समझ करूं, आप कह रहे हैं काफी मुश्किलात हैं। अच्छा, मोहसिन शेखानी साहब को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोग्राम में। मोहसिन शेखानी साहब, मैं फरमाइएगा कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग पे एक सवाल पूछा कि हदफ का हुसूल मुमकिन है या नहीं है, लेकिन ये फरमाइएगा कि डिमांड जो है यानी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स तो चले, गवर्नमेंट आपको पैकेजेस दे रही है, जो डिमांड है यानी अफोर्डेबिलिटी है, यानी एक अगर 30 लाख का भी मकान है और उसकी किस्त माहाना 20,000 बनती है, वो अगर हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेता है, जो मैंने रेट चेक किए हैं घर पाकिस्तान के HBFC से, तो 12% के हैं वो जो रेट्स हैं। अब 12% पे वो 20 साल के लिए कर्जा अगर लेता है तो उसकी किस्त अगर महीने की बनती है लेट्स से 20,000 रुपए, तो इसका मतलब उस आदमी की इनकम है 60,000 रुपए कम से कम, तो 20,000 रुपए वो किस्त दे सकता है बैंक की आपका लो कॉस्ट हाउसिंग वाला घर खरीदने के लिए। तो 60,000 इनकम वाला मोहसिन शेखानी साहब 20,000 किस्त देगा, तो ये मतलब 60,000 वाले मतलब भी कम है पाकिस्तान में। ये लो कॉस्ट होगी या मीडियम कॉस्ट होगी, क्या होगी मोहसिन शेखानी साहब? देखें, इसमें जो आप कह रहे हैं इस तरीके से नहीं है जी। ये जो पेमेंट है इसकी जो अभी 8% है, ठीक है, और अगर ये सब्सिडाइज किया है 31 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन लोगों के लिए जो ये रीपेमेंट करेंगे, आम लोगों के लिए सब्सिडाइज किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे 8% है तो उनको सपोज 5% में 4% में दिया जाए। वो तो अब पैकेज में रखा गया, जो इंटरेस्ट रेट सब्सिडी रखी है उन्होंने। जी जी जी, उसी में रखा गया है। तो उनकी पेमेंट तकरीबन आप समझे अगर 22 लाख रुपए का वो लोन लेता है तो उनकी इंस्टॉलमेंट 10,000, 11,000, 12,000 मैक्सिमम इस तरीके से आनी है। और वो वही आदमी पे कर सकता है जो 30,000, 35,000 वाला, जिसको हम कहते हैं कि 10,000 रुपए रेंट देता है, उसी घर में रहते हुए वो रेंट पेमेंट करेगा। तो उसी को हमने मद्देनजर रखा है और ये काफी डिस्कशन हुआ है कि आदमी की रीपेमेंट कैसे होगी, उसका क्राइटेरिया कैसे होगा, उसको लोन कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें बैंकों के साथ, स्टेट बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IFC वाले, एशियन डेवलपमेंट, ये सारी मतलब स्टेट बैंक ने सभी को ऑन बोर्ड रखा था, डिफरेंट बैंकों को भी रखा था। और ये एक पॉलिसी इसी ग्राउंड पे बनाई गई कि एक आम आदमी वो रीपेमेंट कर सके। और ये बिल्कुल लोगों के खदशात है कि वो शायद इतनी हाई होगी, ऐसा नहीं होगा। और यही वजह है कि हमारी वही सोच है कि मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और वो लोग जिनके पास घर नहीं है, कभी जिन्होंने घर का कोई सोच नहीं सकता था, मैं समझता हूँ आइंदा तो घर बनाना भी मुश्किल हो गया। देखिए जो लेवल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के जो हमारा जो सैलरी लेवल है वो इतना है कि वो लोग तो घर का सोच ही नहीं सकते। इसीलिए तो कच्ची आबादियां और ये चीजें डेवलप हो रही है। और इसी को सोच के हमारा ये था कि कच्ची आबादियां, स्लम्स खत्म हो, प्लान स्कीम आए। हमने कोई प्लान स्कीम नहीं दी है लास्ट 24 सालों में सिंध में, और यही हालत सिटी इस्लामाबाद की है और बाकी सूबों की भी इसी तरीके से। तो जब हम प्लान स्कीम नहीं देंगे, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं देंगे, तो यही हाल होता है कि कच्ची आबादियां बनती। तो मैं समझता हूँ ये चीजें बेहतर होंगी। और ये पेमेंट, ये आम लोग जो 30-35 हजार रुपए कंबाइन सैलरीज होती है, फैमिली सैलरीज होती हैं, किसी की 20,000 है, वाइफ उसकी 10-15 हजार रुपए कमा रही है, इस तरीके से ये सारा बच्चे ट्यूशन दे रहे हैं। ये एक जॉइंट फैमिली, ये जो मौसम सब्सिडी है 30 अरब रुपए की, इसका क्योंकि आपको लगता है ये 30 तक रहेगा या हजम बढ़ेगा? क्योंकि आज भी एक कैलकुलेशन आई हुई है कि ये सब्सिडी कम से कम 50 अरब तक होगी, तो 4 लाख घर अर्बन स्पेस में 4 लाख घर कंप्लीट करने के लिए कम से कम 47 अरब तक की सब्सिडी देनी होगी हुकूमत को, तो अफोर्डेबल होगा फॉर एन इंडिविजुअल लो कॉस्ट हाउसिंग।
आपको लगता है हुकूमत के पास इतना फिस्कल स्पेस है कि आप मिल रहे हैं इस वक्त वज़ीर आज़म से और सबसे कि वो आपको ये लो कॉस्ट हाउसिंग सब्सिडी देगी भी, क्योंकि बहुत से मामला होते हैं हुकूमत ऐलान करती है अमली तौर पे नहीं होते, प्रैक्टिकली लग रहा है आपको? देखिए, मुझे प्रैक्टिकली इसलिए लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन ही हाउसिंग है। आप ये देखिए कि कहीं भी डिस्कशंस होता है, इंटरनेशनल फोरम पे हो रहा है या लोकली हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग की बात कर रहे हैं हर जगह। कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग की इस तरीके से बात ही नहीं की, ना कभी डिस्कशन हुआ है, ना कभी इस इंडस्ट्री को वो अहमियत दी गई है। ये फर्स्ट टाइम है। तो ये बजट में, ये तो पिछले उन्होंने 31 अरब रुपए रखे हैं, नए बजट में फिर इनको नए अमाउंट रखने हैं और इसी तरीके से हर बजट में वो अमाउंट रखते जाएंगे ताकि 3 साल 4 साल तक हम इन चीजों को लेके चले। ऑलरेडी आप देखें इंटरेस्ट रेट 8% हो गया और मुझे उम्मीद है अभी ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको 6% तक कोशिश करेंगे। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाउसिंग के लिए, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के लिए और इकोनॉमी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल भी 5-6% हो जाए। सही। अच्छा, आप लोग जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है? एक तो रूरल हाउसिंग है, एक पेरी अर्बन हाउसिंग है, एरियाज हैं, फिर एक अर्बन एरियाज हैं और फिर हायर मिडिल इनकम जो हाउसिंग जो उस पर डिमांड है। आप जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स हैं वो सप्लाई साइड से किन में ज्यादा इन्वॉल्व यानी इंटरेस्ट हो रहा है आबाद से के प्लेटफॉर्म से, अगर आप बताएं मोहसिन साहब। मैं समझ रहा हूँ मिडिल पे और हाई पे तो ऑलरेडी आबाद कर ही रहा है, वो तो गवर्नमेंट ना भी दे तो भी हमारे प्रोजेक्ट 300-400 प्रोजेक्ट 450 प्रोजेक्ट हर साल आते ही हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इससे ये होगा इन इंसेंटिव से वो 450 वाले तकरीबन 1100-1200 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट अलग होंगे जो लो कास्ट वाले, जिसको हम कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटल हाउसिंग जिसको हम कहने जा रहे हैं, ये वाले प्रोजेक्ट भी आप समझे कि आबाद के मेंबर वी आर डिजाइनिंग के हम 2-2.5 हज़ार एकड़ कर चुके हैं कि अभी इनिशियली 2 लाख घरों को आबाद के मेंबर इनिशियली स्टार्ट करने का मैं प्रोग्राम बनवा रहा हूँ लोगों के साथ मिलकर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप ये कह रहे हैं, नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट शेयर कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो इस बात को हम आगे भी दोहराएंगे, क्योंकि जो ये बात है कि मिडिल हाउस, लोअर इनकम और उसके अलावा हायर या मिडिल और हायर क्लास में कितने यानी जो प्राइवेट सेक्टर के जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन स्कीम्स के अंदर। ये पूरा प्लान भी हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद आने के बाद, और कुछ अहम सवाल बैंकिंग के हवाले से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और कुछ अहम तरीन सवालात हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से हम उठा रहे हैं। मुदस्सिर खान साहब जो कि पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी के CEO और MD हैं, इस प्रोग्राम में साथ हैं। मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद, और इन दोनों से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन शेखानी साहब, ये आप फरमा रहे थे कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग, जो ये रूरल हाउसिंग है, पेरी अर्बन एरियाज में हाउसिंग है, फिर हाउसिंग इन अर्बन एरियाज है, फिर एक हायर मिडिल इनकम हाउसिंग है। कुछ नंबर्स आप बता रहे थे कि कहां कहां प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, अगर मैं चाह रहा हूं अगर आप बता सकें मोहसिन साहब दोबारा। सेक्टर जो मिडिल एंड हायर जो था वो तो ऑलरेडी कंटिन्यू कर ही रहा था, उसमें काफी चीजें कंटिन्यूस थी। कोई हमारे ईयरली 450 प्रोजेक्ट हर साल की तरह आते हैं जो मिडिल क्लास एंड हायर क्लास होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो इस दफा जो पैकेजेस और जो हमें लग रहा है एक्टिविटीज से, तो ये साइज डबल हो जाएगा, मतलब 450-500 की जगह 1000 प्रोजेक्ट आएंगे इस साल इंशाल्लाह। और जो लो कास्ट हाउसिंग में है वो इनिशियली वर्किंग कर रहा है आबाद 5 लाख घरों पे, और वी आर स्टार्टिंग के 2 लाख घर फर्स्ट फेज में हम लोग लेके आएंगे इस साल का हमारा प्रोग्राम है, और सेकंड ईयर हम ये 3 लाख मजीद घर लेके आएंगे। तो 5 लाख घर प्राइवेट सेक्टर करने जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद उन्होंने जो जमीन आइडेंटिफाई की है, ये वो जमीन जो आपको बता रहे हो जो प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट लैंड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी एरिया मार्क किए में, वो तकरीबन बहुत एक बड़ी क्वांटिटी है, और वो उन्होंने थ्रू इश्तिहारात देने हैं। सिर्फ इसमें जो हमें अभी प्रॉब्लम्स है ये अप्रूवल्स के सिस्टम से, उसको हमें फास्ट ट्रैक पे लाना है। जो FBR के टैक्सेस सिस्टम है उसको ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन होना है। तो वो ऑलरेडी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ कि वो नेक्स्ट आफ्टर ईद हो जाएगा। लेकिन लोकल अप्रूवल सिंध की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी चीज़ें हमारी चल रही हैं, और उसको भी फास्ट ट्रैक पे हमें करना पड़ेगा ताकि ये अप्रूवल्स हों, ये प्रोजेक्ट फौरन आए। और ये जो कम टाइम है हमारे पास, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि एक डेडलाइन है हमारे पास दिसंबर की इस साल की,
तो उससे पहले पहले इन सब प्रोजेक्ट में अगर पैसे आते हैं पब्लिक के, तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको एक इंसेंटिव है, लोगों को वो इंसेंटिव मिलेगा, लोगों से सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। तो आप समझे कि 5 लाख घर प्राइवेट सेक्टर करने जा रहा है, इसी तरह 10 लाख 12 लाख फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट करने जा रही है, फिर सेकंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर क्या होगा। एक टारगेट है जो 50 लाख घरों का, उसको डिजाइन किया गया है इस तरीके। ठीक है। और मुदस्सिर खान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ये फाइनेंस क्रेडिट लाइंस फराम करती है बैंक्स को फॉर मॉर्गेज, तो यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का है और बहुत से बैंक्स हमने पूछा भी, तो वो मिडिल इनकम में तो यानी जा रहे हैं, यानी 30 लाख से 50 लाख में फिर भी है, 50 लाख से ऊपर के अंदर हाउसिंग फाइनेंस हो रहा है, 30 लाख से कम रेंज के अंदर बहुत से बैंक्स रिलक्टेंट होते हैं। इस मसले यानी इस कैटेगरी के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं मुदस्सिर साहब? जी मुदस्सिर साहब, मेरी आवाज आ रही है? मुदस्सिर खान साहब जी, मुदस्सिर साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। में मैं क्योंकि आप लोगों को नाज़रीन दिखाना भी चाहता हूं कि बैंक्स जब हम कहते हैं, बल्कि मुदस्सिर साहब जब आएंगे तो मैंने सुना भी, उस वक्त ही वो क्लिप चलाते हैं कि बैंक्स को क्या ये जो मसला रेंटल यील्ड का और इंटरेस्ट यील्ड का होता है, ये क्या होता है, इस डिफरेंस की वजह से क्या स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में जिसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस नहीं बना पा रहा। अगर वो आ जाते हैं साथ तो फिर हम वो सॉर्टमेट चलाएंगे। तो मोहसिन शेखानी साहब आपसे पूछेंगे कि आपको लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री आपको सही तरह केटर करे अगर हाउसिंग फाइनेंस है, मोहसिन शेखानी साहब, तो कितना फायदा डेवलपर्स बिल्डर्स का हो सकता है? देखिए, अभी तक जितना भी काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑल ओवर पाकिस्तान, कोई भी बैंकिंग फाइनेंस अवेलेबल नहीं था, कोई भी मतलब प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट के बैंक हो या कोई भी एक पॉलिसीज नहीं थी, और बैंक उसको सिक्योर भी नहीं समझता था। बेसिकली हाउसिंग की तरफ जब से इंडस्ट्री भी डिक्लेयर नहीं थी और इनका फोरक्लोजर लॉ का हवाले से कोई इश्यूज थे, और काफी मतलब वो रिलेक्टेंट होते हैं जितने भी अपनी बैंकिंग है कि उनको सिक्योर नहीं लगता। उनको लगता है कि कोई ऐसे कोर्ट के स्टे आ जाएंगे या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारी फाइनेंस फंस जाएगी, या वो बैंक के पैसे उस तरीके से रिकवर नहीं होंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसी वजह से अभी तक बैंक नहीं थे। अब बैंक में इन्वॉल्वमेंट की है, स्टेट बैंक ने बहुत सारी मीटिंगें की है। स्टेट बैंक के अलावा वर्ल्ड बैंक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लो कास्ट हाउसिंग में। अगर वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट उस तरीके से सोचा जाता है कि अगर फाइनेंसिंग भी होगी और कम आमदनी वालों को घर भी मिलेगा, तो यही कच्ची आबादी के, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में सारे बैंक अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हमारे पास बैंकों से ऑलरेडी फोन आ रहे हैं और हम इस्लामिक फाइनेंस से अभी बैंक से बात कर रहे हैं, अल्फला बैंक वाले हमसे बात कर रहे हैं कि कोई एक आध मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। तो अब बैंकों का गवर्नमेंट की तरफ से भी एक है प्रेशर के बैंकों को कि अब आप हाउसिंग को फाइनेंस करें, और आम लोगों को सब्सिडाइज गवर्नमेंट को जब रेट हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, तो आम लोगों को इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बैंकों का बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक होंगे, फाइनेंस इदारे होंगे। दुनिया तो टोटली डिफरेंट है। 80% मॉर्गेज पूरी दुनिया में, 80-85% पहला घर तो, और यहाँ पे 0.6% है जीडीपी का मॉर्गेज फाइनेंसिंग, लेस देन 1%। तो आप सोचिए हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में हैं। तो बैंकों से आने से बहुत बड़ा साइज बढ़ जाए। ठीक है मुदस्सिर साहब, आप तक अब आवाज मेरी आ रही है मुदस्सिर खान साहब? जी अब आ रही है। जी मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वसी तजुर्बा आपको बैंकिंग इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इसके अलावा मतलब बैंक्स के मुख्तलिफ शोबों में आप रहे। मुझे बताइएगा, क्योंकि अब ये एक बड़ा मसला है हाउसिंग फाइनेंस। अभी मोहसिन शेखानी साहब भी साथ हैं, ये सब कह रहे हैं कि बैंक्स रिलक्टेंट है आगे से हाउसिंग फाइनेंस में आने के। अब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि बैंक्स आगे बढ़ेंगे, खुसूसन लो कॉस्ट हाउसिंग में आगे आएंगे। हमने बैंक से बात की, ज्यादातर वो मीडियम टू हाई लेवल में तो यानी 30 से 50 लाख में तो हैं, लो कॉस्ट में नहीं आते। इस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी तो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट लाइंस देती है बायलैटरल बैंक्स को 1-to-1 बहुत से बैंक्स को, तो किस तरह दूर कर सकते हैं इस रुकावट को मुदस्सिर साहब? देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक तो पहले मैं कह दूं कि इसके लिए एनवायरनमेंट का जो होना है ना, लीगल एनवायरनमेंट का बड़ा जरूरी है जी। तो बड़े अरसे से एक चैलेंज था जो कि फोरक्लोजर लॉस का चैलेंज था, वो अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। ऑल्दो आई थिंक अभी भी उसका एक डिसीजन पेंडिंग है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एक दफा वो हो जाए, देन एनवायरनमेंट विल बिकम मच मोर फेवरेबल हो जाएगी बैंक्स को लेंड करने के लिए, क्योंकि बैंकों के लिए अगर कहीं पे डिफॉल्ट आता है तो सबसे बड़ा इशू होता है उसकी रिकवरी करना। इन सेगमेंट्स में हाउसिंग की रिकवरी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोर्ट का प्रोसेस सही ना हो और उस रिकवरी में 15 से 20 साल लगें तो बैंक्स इसलिए इस एरिया में फाइनेंसिंग नहीं करते हैं। दैट हैज बीन द मेजर चैलेंज फॉर पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहूँगा जो हमारी कंपनी PMRC को गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से एस्टैब्लिश हुई अब 1.5 साल हो गया है। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में तकरीबन 11 बिलियन लेंड किया है बैंक्स को। तक हमारे इस वक्त 10 से 11 पार्टनर बैंक्स हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 60% ऑफ ये फाइनेंसिंग जो हमने बैंकों को दी है वो दी है फॉर लो एंड मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो अभी आप आई थिंक शुरू में मैं सुन रहा था तो आपने बात की थी जगम साहब से या मोहसिन से कि HBFC का एक प्रोडक्ट आया है 12% पे मेरा घर स्कीम के नाम से लो इनकम के लिए। वो 25 लाख से कम अमाउंट के घरों के लिए वो स्कीम है और उनकी उससे ऊपर वाली स्कीम मिडिल इनकम के लिए जो कि 13% पे थी। बट ये जो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट थे ये आज से 4 महीने पहले के इंटरेस्ट रेट थे। उसके बाद स्टेट बैंक ने जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आया है, 5.25% रेट्स रिड्यूस हो चुके हैं। तो HPFC से हमारी फंडिंग की बेस पे HPFC ने आगे प्रोडक्ट लॉन्च किया क्योंकि हम लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 बड़े इश्यूज जो थे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, एक था कि मार्केट में बैंक के पास लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल नहीं थी तो वो वेरिएबल रेट पे लेंड करते हैं। वेरिएबल रेट पे लेंड करने का सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि जब रेट्स रिवाइज होते हैं हर साल तो वो रेट्स बढ़ जाते, जब रेट्स ऊपर जा रहे हो तो इंस्टॉलमेंट लोगों की बढ़ती जाती है और वो अनअफोर्डेबल हो जाती है। अगर वो फिक्स रेट पे लेंडिंग हो तो लोगों को ये पता होता है कि जी आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद 10 साल बाद की मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी जी। तो वो एक अफोर्डेबिलिटी अपनी प्लान करके उस हिसाब से मॉर्गेज लेते हैं। नहीं तो ये जो घर पाकिस्तान है ये 12% फिक्स रेट है ना फॉर अ टेन्योर ऑफ 20 इयर्स। फिक्स रेट था बट अब ये रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब ये HDFC जो है ये इसको रिड्यूस कर रहा है क्योंकि मार्केट में स्टेट बैंक ने कहा है कि जी आप ये बेनिफिट जो है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का ये पास ऑन करें कस्टमर्स के लिए, तो वो उन्होंने रिवाइज कर दिया है और वो अब आई थिंक दे आर गोइंग अहेड विद दिस अनाउंसमेंट वेरी सून इंशाल्लाह, जो ये रेट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुद्दा साहब, क्योंकि हमने जो देखा है और जो सुना भी, जैसे अभी बैंक इस्लामी के सदर का हमने इंटरव्यू किया था और हाउसिंग फाइनेंस में सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा आप भी अपने पर्सपेक्टिव से जवाब दीजिएगा। कुछ उन्होंने स्ट्रक्चरल इश्यूज हाईलाइट किए थे। लेट्स हियर दिस। नाज़रीन आप भी सुने, मुद्दत साहब और मोहसिन शगानी साहब को भी सुनाते हैं कि बैंक्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इस वक्त हम देना चाहते हैं ये इस वक्त, लेकिन लोग नहीं आते, डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। वो क्या है? लेट्स हियर द बैंक्स पर्सपेक्टिव। लेट्स हियर दिस। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट का 1/3 रेंटल यील्ड होती है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी है, अगर वो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर रेंटल यील्ड 3% होगी, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो अगर वो बंदा बोरो करता है तो वो रेट उसके ऊपर लग रहा होगा 10%, 12%। अगर पिछले दिनों हाई हो गया तो ज़्यादा हो गया था, बट 10-12% लग रहा होता है। तो 3 टाइम्स का फ़र्क होता है। ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो यूरोप में और US में नहीं है। वहाँ पर रेंटल यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन बराबर हैं, जिसकी वजह से जो एक बंदा जो घर का किराया दे रहा होता है, आज वो एक घर में रह रहा है, उसका 25,000 किराया दे रहा है, तो वो 25,000 3% 4% के करीब है। जब वो जाके उसी घर को ख़रीदता है तो किराया बढ़ के 1 लाख के करीब पहुँच जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स में ये 3 टाइम्स का गैप है, 75,000 लाख रुपए के। तो वहाँ पर लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशन भी है। तो अगर आप ये देखेंगे कि आज जिस घर का किराया 25,000 है, आज से 5 साल बाद उसका किराया 75,000 रुपये होगा, ठीक है। तो वो रेंट, क्योंकि जो कैपिटल गेन है वो प्रॉपर्टी ओनर को आ रहा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ की वजह से डे 1 पे बहुत सारे लोग जो घर लेना चाहते हैं, किराए पे रह रहे होते हैं, जब वो घर लेने के लिए जाते हैं तो इतना गैप होता है डे 1 पे रेंटल यील्ड के अंदर और इंटरेस्ट रेट के अंदर कि वो ले नहीं पाते। तो हाउसिंग फाइनेंस पाकिस्तान में स्लो होने का प्राइमरी रीज़न ये है। प्राइमरी रीज़न ये नहीं है कि बैंक करना नहीं चाहते, बैंक तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए। लेकिन हम भी अगर अपने पास, जब हमारे जो नॉर्मल डेज चल रहे होते थे तो महीने के अंदर 60-70 हाउसेस हम फाइनेंस कर रहे होते थे, वर्सेस अगर गाड़ियाँ देखते थे तो हज़ारों के अंदर फाइनेंसिंग हो रही होती थी। तो मुदस्सर, बैंक कह रहे हैं फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन आगे से रेंटल यील्ड्स और इंटरेस्ट यील्ड्स में जो फर्क है, उस डिफरेंशियल की वजह से लोग खुद रिलक्टेंट हैं बैंक की तरफ जाने के लिए। अब ये तो रेट्स का मसला है, तो डिफरेंस ये है जिसकी वजह से कभी कोई आएगा ही नहीं हाउसिंग फाइनेंस की तरफ जब तक ये डिफरेंस रहेगा। लोग किराए पे ले लेंगे घर, खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो रेट्स इतने ज्यादा है। देखिए, मैं इससे 100% अग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल ये इशू डेफिनेटली है, बट ये इशू दुनिया में हर जगह होता है। अगर आप US में भी एक आदमी डिसीजन क्यों लेगा कि मैं रेंट पे लूँ या घर खरीदूं, अगर तो दोनों के रेट्स बराबर हैं तो वो डिसीजन कैसे लेता है? वो रेंट पे क्यों लेगा अगर वो मॉर्गेज ले सकता है और उसमें अपनी इक्विटी बिल्ड कर सकता है।
तो रेंटल यील्ड वहाँ भी वेरी, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के साथ ये वेरी करती हैं। ऑफकोर्स मॉर्गेज रेट्स भी वेरी कर रहे हैं, एंड सिमिलरली जो मार्केट की लैंड प्राइसेज एंड हाउसिंग प्राइसेज ऊपर नीचे जाती हैं, इन्फ्लेशन एंड सो ऑन, उसकी वजह से रेंटल यील्ड ऊपर नीचे होती हैं। तो अगर रेंटल यील्ड कम है तो इट इज फेवरेबल फॉर द इंडिविजुअल कि मैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं अगर कम पैसे में घर रेंट कर सकता हूँ तो मैं रेंट करूँ, बजाय कि मैं एक हायर मॉर्गेज की पेमेंट करूँ और घर खरीदूँ। बट जिस वक्त रेंटल यील्ड ऊपर चली जाएंगी और ये रेट्स, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हों और मेरे लिए फेवरेबल हो कि मैं मॉर्गेज ले लूँ और घर खरीद लूँ, तो वो लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो ये फिनोमेना सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में, हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू ये स्ट्रक्चरल इशू ये है कि इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। वी हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट साइकिल भी बहुत छोटा है। तो वी सी इंटरेस्ट रेट गोइंग अप एंड डाउन एवरी 3 to 5 ईयर टाइम पे, ठीक है। तो वो सारे साइक्लिकल फैक्टर ज्यादा है जैसे यूएस में दो रेट्स विल रिमेन एट स्टेबलाइज्ड रेट विल रिमेन मे बी 10-15 ईयर्स। वो चेंज नहीं होते हैं इतनी इजीली, बट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, मेजर चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहसिन आपका इस पे क्यों कमेंट, क्योंकि बैंक्स कह रहे हैं कि हम रिलक्टेंट नहीं है ड्यू टू दिस डिफरेंस रेट्स और रेंटल यील्ड का, जिसकी वजह से लोग खुद नहीं आते बैंक।